अस्सलामुअलैकुम। लोकोपैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स। अब ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अनमिनरलाइज्ड ऑस्टियोइड। अब बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हमारे पास दो तरीके के हैं, एक बिनाइन और एक हमारे पास मैलिग्नेंट। जो बिनाइन है उसमें अभी हम डिस्कस करेंगे ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा और ऑस्टियोब्लास्टोमा। ये दो ट्यूमर्स बिनाइन हैं, और जबकि जो ऑस्टियोसार्कोमा है दैट विल बी द मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा एंड ऑस्टियोब्लास्टोमा। ये दोनों ही ट्यूमर्स बिनाइन होते हैं और ये हमारे पास इनकी मॉर्फोलॉजी भी सेम होती है। इन दोनों की जो माइनर से डिफरेंस है उनकी बात कर लेते हैं। जो ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा ये स्मॉल ट्यूमर्स हैं जो कि बोन के ऊपर होगा, और जो ऑस्टियोब्लास्टोमा है ये हमारे पास लार्ज ट्यूमर्स ऑफ द बोन है। स्मॉल और लार्ज हमने किस बात पे कहा कि जो ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा होते हैं ये 2 सेंटीमीटर से छोटे होते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा 2 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं। और ये हमारे पास अफेक्ट कर रहे होते हैं लॉन्ग बोन्स की मेटाफिसिस को, जिसमें हमारे पास आ जाती है थाई बोन, फीवर और टीबिया। फीमर और टीबिया ये दो बोन्स सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे ऑन द ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, और उनके भी मोस्ट स्पेसिफिकली कॉर्टेक्स को अफेक्ट करेगा। जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा जो होता है ये वर्टिब्रीज को इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब वर्टिब्रीज में भी कौन सी इंपॉर्टेंट, लैमेला और पेडिकल, ये दो साइड्स इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती हैं। अच्छा, अब इन दोनों में हमारे पास एक्सट्रीम नॉक्टर्नल पेन होता है, रात को बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिस जो भी बोन अफेक्ट हुई हुई हो। तो उसमें अगर पेशेंट एस्पिरिन ले ले तो वो हमारे पास उसका पेन रिड्यूस्ड कर देगी, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा में एस्पिरिन से पेन रिलीव नहीं होता। ये एक डिफरेंशिएटिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि एस्पिरिन से इसमें पेन रिड्यूस नहीं होगा। दूसरा ये, क्योंकि बहुत छोटे से होते हैं तो इन्हें रेडियोग्राफिकली लाइक रे से इन्हें आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। जबकि अगर बात करें ऑस्टियोब्लास्टोमा की तो इनको एक्साइज किया जाता है सर्जिकली बाय द क्यूरेटेड। क्यूरेटेड क्या होता है, ये एक हमारे पास स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे उसको निकाला जाता है, लाइक जला दिया जाता है, जला कर वो निकालने का जो प्रोसेस होता है ना सर्जिकली, दैट इज़ क्यूरेटेड। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, इन दोनों की सेम ही होती है, जिसमें ये है कि राउंड टू ओवल मासेस मिलेंगे। ये जो मासेस होंगे ये हैमरेजिक होंगे, लाइक इनकी ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छी होगी। दूसरी बात ये कि इनमें क्या होगा, हमारे पास इंटरकनेक्टिंग ट्रेबिकुलर मैशवर्क मिलेगा। ये वोवन बोन की तरह एक्ट करते हैं। वोवन बोन में क्या होता है, जो कोलेजन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इंटरमिक्स्ड मैशवर्क की फॉर्म में होता है। तो ये इंटरकनेक्टेड डेलिकेट ट्रेबिक्यूलाई मिलेंगे, और ये जो ट्रेबिक्यूलाई होंगे ना इनको लाइन किया हुआ है ऑस्टियोब्लास्ट ने, और इन ट्रेबिक्यूलाई के बीच में जो स्पेसेस बनती हैं ना वो फिल्ड हुई भी होती हैं बाय द स्ट्रोमा ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये इनकी मॉर्फोलॉजी है, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्या है कि ये हैमरेजिक होते हैं, राउंड टू ओवल होते हैं, अच्छी ब्लड सप्लाई होती है इनकी। दूसरा, इनमें इंटरकनेक्टेड ट्रेबिक्यूलाई मिलेंगे हमारे पास, जो कि लाइंड हुए में ऑस्टियोब्लास्ट है, और उनका जो ट्रेबिकुलर स्पेस है दैट इज फिल्ड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू, और वहीं पे हमारे पास डायलेटेड और कंजस्टेड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में ऑस्टियोसार्कोमा पढ़ते हैं। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर में अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं ऑस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोसार्कोमा बेसिकली एक मैलिग्नेंट मेसेंकाइमल ट्यूमर है। जो पीछे हमने पढ़े थे दोनों वो हमारे पास बेनाइन थे, ये हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो इसमें जो कैंसरियस सेल्स होते हैं वो बोन मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास अगर पूछा जाए कि बोन का प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर, प्राइमरी का क्या मतलब है कि वो बोन का अपना ही ट्यूमर है, किसी कोई सेकेंडरी टू एनी इन्फेक्शन या किसी और डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा, बल्कि बोन का अपना ट्यूमर है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन ऑस्टियोसार्कोमा है, और ये ऑस्पी के अकॉर्डिंगली भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्टियोसार्कोमा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन। इसकी साइट क्या होती है, ये बेसिकली अफेक्ट कर रहा होता है मेटाफिजियल रीजन ऑफ डिस्टल फीमर एंड प्रॉक्सिमल टीबिया। डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टीबिया दोनों मिलके क्या बना रही होती है, नी जॉइंट। तो ये किसको अफेक्ट कर रहा होता है, नी जॉइंट को। अब इसमें यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन से लोग अफेक्ट हो रहे होते हैं, तो इसमें यह है कि मैन ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू द वुमेन। एज से रिलेटेड बात की जाए तो ये 75% ऑफ द ट्यूमर जो होता है ये यंगर देन 20 लोगों में, जो 20 साल से कम उम्र होती है उनमें ये सबसे ज़्यादा हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है,
क्योंकि हमें पता है नॉर्मली हमारे पास 20 से लेस ईयर में ही हमारे पास बोन की ग्रोथ हो रही होती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी रिच होती है और मल्टीपल माइटोसिस हो रही होती है जिसकी वजह से हमारे पास ग्रोथ हो। तो उसी में अगर कोई म्यूटेशन आ जाए तो उसकी वजह से ये डेवलप हो सकता है ट्यूमर, तो इसीलिए मोस्ट कॉमन होता है इन लेस देन 20 ईयर्स। दूसरा जो ये तो है 75%, 25% क्यों हो रहा होता है, कोई भी हमारे पास अगर प्रीवियस इन्फेक्शन है और उसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये फर्दर कॉज करेगा ट्यूमर, जिसमें है पैगेट डिजीज़ जो कि प्रीवियसली मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, कोई रेडिएशंस या कोई बोन इन्फार्क्शन ले लिए कि बोन की ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड हुई है, तो ये सब कॉज कर सकती हैं ऑस्टियोसार्कोमा। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टियोसार्कोमा प्रेजेंट कैसे करता है एज अ पेनफुल प्रोग्रेसिव इनलार्ज्ड मासेस, कि रैपिडली ग्रोथ हो रही होती है ट्यूमर मास की और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब ड्यू टू एनी कोई प्रीवियस कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से जब ट्रॉमा हो जाए तो उसे कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, तो ये इसकी सबसे पहली इंडिकेशन होती है। अब ये जो है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज कॉडमैन ट्रायंगल। अब क्या होता है कि ट्यूमर मैंने कहा प्रोग्रेसिवली ग्रो हो रहा है, तो वो ट्यूमर जब ग्रो होता जाएगा तो वो कॉर्टेक्स को क्रॉस करेगा और ऊपर से जो पेरिओस्टियम होगी ना उसे भी टेयर अप करेगा, उसे लिफ्ट अप करेगा ताकि वो मांस खुद बाहर बढ़े। अब ये देखें, अब ये हमारे पास बोन है, अब यहाँ पे अगर कोई मास बढ़ रहा है तो वो इस सराउंडिंग कॉर्टेक्स को क्या पेरिओस्टियम को क्या क्रॉस करके खुद यूं बाहर तक आ जाएगा ना। जब ये यूं बाहर तक आएगा ना तो यूं लिफ्ट अप कर देगा पेरिओस्टियम को, और ये जब लिफ्ट अप हो जाएगी ना तो ये नीचे से कॉर्टेक्स और ऊपर से ये लिफ्टेड पेरिओस्टियम कॉडमैन ट्रायंगल बना देती है। जिसकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ तो और बेहतरीन समझ आएगा। और ये कॉडमैन ट्रायंगल इंडिकेशन है कि जो हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा है ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, कि बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट कर रहा है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ हैं सारी, जिसमें सबसे पहले है आरबी रेटिनोब्लास्टोमा। ये हमारे पास एक रेगुलेटरी जीन होती है जो हमारे पास डीएनए सिंथेसिस का एस फेज, G1, G0, G2 ये सारे फेजेस होते हैं ना, और एट लास्ट पे माइटोटिक होते हैं, तो इन सब फेज को रेगुलेट करने वाला रेटिनोब्लास्टोमा है, इसकी म्यूटेशन हो जाएगी। फिर TP53 ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है, इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो वो जो एक कंट्रोल था ना सेल की डिवीजन पे वो नहीं रहेगा, डीएनए रिपेयर होगा, एपोप्टोसिस होगी, इरिवर्सिबल डैमेज टू द सेल्स होता रहेगा। और एक सिंड्रोम का नाम है लीफ्रामैनी सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास TP53 जीन की ही म्यूटेशन होती है और उसमें ऑस्टियोसार्कोमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है CDKN2A, ये हमारे पास साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज जो होती हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स P16 और P14, इन दोनों को कोड कर रहा होता था, कंट्रोल कर रहा होता। जब ये हमारे पास CDKN2A खुद इनहिबिट हो गया, खुद इनएक्टिवेट हो गया, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन भी नहीं बनाएगा, इनकी भी एक्टिविटी नहीं होगी, जिसकी वजह से ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को रोकने वाले ही सेल जीन्स नहीं होंगे और वो रैपिडली ग्रो करता रहेगा। फिर है MDM2 और CDK4, ये भी सेल साइकिल रेगुलेटर होते हैं जो कि रेटिनोब्लास्टोमा और P53 इन दोनों को जब ये दोनों काम कर लेते हैं तो उसके बाद इनकी नेगेटिव रेगुलेशन करते हैं, कि इनहिबिट करते हैं, एक बैलेंस मेंटेन कर रहे होते हैं जीन्स का, तो ये भी नहीं होंगे, जेनेटिक बैलेंस भी नहीं होगी। तो अगर पूछा जाए ऑस्टियोसार्कोमा की पैथोजेनेसिस का तो कम से कम इन 4 जीन्स के नाम आपको याद होने चाहिए, RB, TP53, CDKN2A, MDM2 या CDK4। ये चारों प्ले क्या रोल कर रहे हैं, बेसिकली सेल साइकिल रेगुलेशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। अब मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो ऑस्टियोसार्कोमा एक बिग बल्की ट्यूमर की तरह प्रेजेंट करता है, बहुत ह्यूज होता है, ये ग्रीटी ग्रे वाइट कलर इन नेचर होता है। हैमरेजिक रीजन्स होते हैं जहाँ पे ब्लड सेल्स ब्लड की डेपोजिशन, और दूसरा सिस्टिक डिजेनरेशन। सिस्टिक क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ का बनना, तो ऐसी डिजेनरेशन हमें मिलेगी। सेकेंडरी बेसिकली हमें मिलेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग कॉर्टेसेस, जो कॉर्टेक्स था उसकी डिस्ट्रक्शन मिलेगी, और सॉफ्ट टिश्यू मास प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कॉडमैन ट्रायंगल में कि कॉर्टेक्स को डिस्ट्रैक्ट करके सॉफ्ट टिश्यू मास प्रोड्यूस करता जाएगा। लास्ट ये कि जो इसमें ट्यूमर सेल्स जो बन रहे हैं
ये सब हमारे पास मिनरलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बना रहे होते हैं। तो ये जो ऑस्टियोइड मैट्रिक्स और मिनरलाइज्ड बोन जो बन रही होती है ना ट्यूमर सेल से, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर होता है। हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो इसमें जो न्यूप्लास्टिक बोन में जो सेल्स होते हैं वो अपीयर करते हैं लाइक इन लेस लाइक कॉन्फ़िगरेशन या फिर एक ब्रॉड शीट पैटर्न की फॉर्म में। ये ट्यूमर सेल्स वेरी इन साइज और शेप कर रहे होते हैं। इनका जो न्यूक्लियाई होता है वो हाइपोक्रोमैटिक हो सकता है। और बिजेर ट्यूमर जाइंट सेल्स हमें मिलेंगे, इसमें बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। वैस्कुलर इन्वेजन और नेक्रोसिस, और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो माइटोटिक एक्टिविटी बहुत एक्सट्रीम होती है। लास्ट है इसकी प्रोग्नोसिस, जो कि 60 to 70% जो होते हैं चांसेस होते हैं 5 ईयर सर्वाइवल रेट के। और ट्रीटमेंट में इसकी सर्जरी और कीमोथेरेपी ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सारी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर और कॉडमैन ट्रायंगल। अब सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ऑफ द ऑस्टियोसार्कोमा। ध्यान से देखिएगा, ऑस्पी की पिक्चर हो सकती है ये। तो इसमें देखें, ये जो इसका पैटर्न है ना, दिस इज़ नोन एज लेस लाइक पैटर्न ऑफ द ऑस्टियोसार्कोमा। सेकंड, ये हमारे पास ट्यूमर जाइंट सेल है बिजेर शेप्ड के, जिसके अंदर ये जो हमारे पास है दिस इज़ हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस। आफ्टर डैट ये जो छोटी छोटी सी हैं ये हमारे पास माइलिन फिगर्स की अपीयरेंस है। तो इस पिक्चर में हमें क्या क्या मिल रहा है, लेस लाइक अपीयरेंस मिल रही है। दूसरा हमारे पास बिजेर शेप्ड सेल्स मिल रहे हैं विद द हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियाई, एंड ये छोटी छोटी सी उसके साथ माइटोटिक फिगर्स मिल रही हैं। फिर आ जाए यहाँ पे, तो ये सनबर्स्ट अपीयरेंस, जिसका खैर मैंने आपको बताया नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कॉडमैन्स ट्रायंगल। इसमें ये देखें कि ये हमारे पास मास की वजह से क्या होगा कि वो पेरिओस्टियम लिफ्ट अप होगी और वो इस तरीके से ट्रायंगल बना देगी। तो दिस इज कॉडमैन्स ट्रायंगल। एंड एट लास्ट ये पेशेंट की प्रेजेंटेशन में मिलेगी जब लाइक बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाएगा ऑस्टियोसार्कोमा। मैंने बताया था ना नी जॉइंट सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, तो नी जॉइंट पे ये देख रहे हैं मास कैसे प्रोड्यूस्ड हुआ है, क्योंकि ये पेरिओस्टियम वगैरह से सबसे क्रॉस करके एक ह्यूज प्रोग्रेसिव मास फॉर्म कर लेता है तो एट द नी जॉइंट। तो ये है हमारे पास ऑस्टियोसार्कोमा की ओवरऑल प्रेजेंटेशन और हिस्टोलॉजिकल फीचर्स।